हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 75 MCQ वाला बुक है, उसका डिस्कशन सेट ये रहेगा 73। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा झील को रहस्यमयी झील बोलते हैं। तो ये बोलते हैं रूपकुंड झील को। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे कंकाल झील भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। डिडवाना झील और नक्की झील कहेगा तो ये दोनों स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में। पोलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं, खाद्य उत्पादन जो वृद्धि है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये संबंधित है हरित क्रांति से। हरित क्रांति में खाद्य उत्पादन की वृद्धि के बारे में ये चलाया गया था। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कहेगा तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा झींगा से। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, करनाल बंट रोग जो है किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट जो रोग है ये किस फसल से संबंधित है? ये संबंधित है गेहूं से। ऑप्शन हो जाएगा सी। मटर में जो मार्स रोग होता है ये किसके कमी से होता है? मैग्नीज के कमी से मटर में मार्स रोग होता है। झुलसा जो रोग होता है ये किस में होता है? ये होता है सरसों में। और खैरा रोग जो कि जिंक के कमी से होता है ये किस में होता है? ये होता है धान में। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। पोलैंड की राजधानी कहेगा तो वर्षा हो जाएगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा थार। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार हो जाएगा। सोनरेन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सोनरेन मरुस्थल जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? चाड। ये अफ्रीकी देश है जो कि इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ट्यूनीशिया और मोरक्को के जो सीमा है भूमध्य सागर से लगता है। तीनों जो 3 रेखा जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखा जो है किस महाद्वीप से आपसे पूछेगा कि गुजरती है? तो ये तीनों रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। और इसे काला महाद्वीप भी जो कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है? काला महाद्वीप। 6 नंबर हो जाएगा, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? यानी कि ये किसको जोड़ती है? डेविस जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। सुंडा कहेगा, सुंडा जो जल संधि है ये किसको जोड़ता है? जावा सागर को, हिंद महासागर को ये जोड़ता है। और डोबर जो जल संधि है ये हो जाएगा डेविस। जो डेविस जल संधि ये जोड़ता है बेफिन के खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से। और एक होता है इसी से संबंधित डोबर जल संधि ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, मांग का नियम किस पर आधारित है? जो मांग के नियम है ये कहेगा किस पे आधारित है? तो ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पे आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। विश्व उपभोक्ता दिवस आपसे पूछेगा तो ये कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 8 नंबर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये कब किए थे? 1867-68 में। पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति है, जो राष्ट्रीय आय समिति गठन हुआ था ये हुआ था 1949 में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक जो सुधार नीति है ये प्रारंभ हुआ था 1991 ईस्वी में। और
भारत में कहेगा कि जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब पास किया गया था, तो 1974 में। सेबी के जो गठन हुआ था यह हुआ था 1988 में और इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कहेगा तो 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब ये अपवर्तित रहता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। दाब बढ़ने पे उस माध्यम में अगर दाब बढ़ाइएगा तो प्रकाश के चाल बढ़ता है और घटाने पे घटता है, लेकिन ताप बढ़ेगा तो ये अपवर्तित रहता है। 11 नंबर हो जाएगा, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो कह रहा है कि ये किस में परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये लगा रहता है जनरेटर में। ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बदलता है थर्मोकपल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा की ये बराबर होती है। और ये किस पे आधारित है, तो ये उत्प्लावन के नियम पे आधारित है, जो कि कौन दिए थे, तो आर्किमिडीज दिए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य चिनाव वन्यजीव बिहार का राज्य किस राज्य में स्थित है। तो ये चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे तो है, तो केरल में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, तो केरल में है। और चिनार वन्यजीव बिहार ये भी केरल में है। वाल्मीकि वन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण में। और जो तडोबा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। 14 नंबर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव के जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। दाब के कहेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। इसमें बताना है कि कौन इसमें फास्फोरस के अयस्क नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। बाकी हो जाएगा फास्फोराइट, क्लोरोपाइराइट और फ्लोरापाइट कहेगा, तो ये क्या है, तो ये तीनों जो है फास्फोरस के अयस्क है। कौन नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो ये किसके द्वारा पता लगाया जाता है, ये लगाया जाता है संयोजकता से। ऑप्शन हो जाएगा ए। किससे, तो संयोजकता से। परमाणु क्रमांक से उस तत्व की रासायनिक गुण का पता चलता है। 17 नंबर हो जाएगा, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए करा निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो ये आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के मिश्रण के प्रयोग करते हैं, या ये भी यूज होता है, यानी कि एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने में। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने वाला सोडा है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धाबा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। धाबा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व कहेगा निम्न में से कौन सा है, ये हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोहा का जस्तीकरण करने के लिए उस पर किसका परत लगाया जाता है, तो जस्ता का। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा, तो ये हो जाएगा कार्बन। वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा,
ये हो जाएगा जीनोन, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। 20 नंबर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कह रहा है कि कौन सी अशुद्धता नमी सोख लेती है। ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल जो है ये किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो ये द्रव्य में द्रव्य का। ऑप्शन हो जाएगा ए। वायु जो है किसका कोलाइडी विलयन है, तो गैस में गैस का। द्रव्य में ठोस का जो है ये आयोडीन का टेक्सचर जो विलयन है ये द्रव्य में ठोस के उदाहरण है। क्वाड जो हो जाएगा ठोस में ठोस के उदाहरण। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो ये हो जाएगा पोटेशियम। 22 नंबर हो जाएगा हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपर जो टेंशन शब्द है निम्न में से किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप अगर किसी व्यक्ति के बढ़ जाता है तो उसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। और मानव शरीर में रक्तचाप के नियंत्रित करने वाला कहेगा तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर से प्रभावित होता है मस्तिष्क। ऑप्शन हो जाएगा सी। ईईजी के संबंध कहेगा तो मस्तिष्क से है और ईसीजी के संबंध हो जाएगा हृदय से। अल्जाइमर रोग में क्या होता है, तो इसमें याददाश्त में कमी आ जाती है। गुर्दा की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। एड्स जो है ये किसको प्रभावित करता है, प्रतिरोधी तंत्र को। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो निगलने और उगलने के जो नियामक केंद्र है ये हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। और ये जो अनुमस्तिष्क है अनुमस्तिष्क के कार्य करेगा तो ये शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और सबसे बड़ा भाग कहेगा मस्तिष्क के, तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क। जो अनुमस्तिष्क है ये मस्तिष्क के दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा अनुमस्तिष्क। सबसे विकसित कहेगा कि विकसित कौन सा भाग है मस्तिष्क में, तो ये भी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, इसका कारण क्या है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है गठिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। लैक्टिक अम्ल जो एकत्रित होता है तो इसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। रिकेट जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी ही एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो रक्त में जो श्वेत कण है इसका मुख्य प्रयोजन कहेगा तो ये हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। ये बाहरी जो रोग आता है उससे लड़ता है। इसका कहेगा आकार कितना होता है, तो 0.07 mm। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो इसमें से मालवेसी कुल के पौधा नहीं है सरसों। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कुर्सी फेरी के अंतर्गत आता है। कपास, भिंडी और गुड़हल जो है ये मालवेसी कुल के पौधा है। 28 हो जाएगा निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी राजवंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और जब आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के कौन ऐसे शासक हुए जो कि सर्वाधिक दिन तक शासन किए थे, तो ये हो जाएंगे बहलोल लोधी। और वंश के बारे में कहेगा कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा वंश था जो कि सर्वाधिक दिन तक शासन किया था, तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। और शासक में कहेगा तो ये हो जाएंगे बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश के अंतिम शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश के महान शासक कौन थे, तो सिकंदर लोधी। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर हो जाएगा पेशवा का संबंध किससे है। तो पेशवा के संबंध हो जाएगा पूना से। भोसले के संबंध हो जाएगा कहाँ से, तो नागपुर से। होलकर के संबंध हो जाएगा इंदौर से। और गायकवाड़ के संबंध हो जाएगा बड़ौदा से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है
मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो मध्ययुगीन जो महाकाव्य पद्मावत है ये लिखा गया था मालिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अबुल फजल द्वारा क्या लिखा गया था? अकबरनामा लिखा गया था। 31 नंबर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो ये करवाए थे अकबर। 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। और 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल शासक के हुआ था? औरंगजेब का। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर हो जाएगा। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो ये विरूपाक्ष के नाम से शासन किए थे। विरूपाक्ष के नाम से शासन किए थे। विजयनगर जो राज्य था इसका संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। कब किए थे? तो 1336 में। इसकी राजधानी कहेगा तो हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। विजयनगर जो साम्राज्य था इसका समाप्ति का कारण क्या था? तो तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था। 33 हो जाएगा। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कहेगा तो अशोक हो जाएंगे। अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो कुणाल हुए। बिंदुसार के कहेगा अन्य नाम क्या था? तो अमित्र घात। बिंबिसार ये हरेक वंश से संबंधित है। इनको बोला जाता था अजातशत्रु। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन हो जाएगा ए। लोथल के खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव ने लोथल के खोज किए थे जो कि गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में किया गया था। कलकत्ता जो शहर है इसका स्थापना जॉब चार्नक ने किया था 1690 में। 35 हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के जो निर्माण करवाए थे ये कराए थे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन हो जाएगा ए। चोल वंश के सर्वाधिक विकास कहेगा किसके शासन काल में हुआ? चोल वंश के सर्वाधिक जो विकास हुआ था ये राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? राजराज प्रथम। आगे देखेंगे। 36 नंबर हो जाएगा। 36 नंबर है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? यानी भारत के जो व्यापारिक संबंध था ये किस यूरोपीय देश के साथ पहली बार स्थापित हुआ? तो ये हुआ था पुर्तगाल के साथ। कब? तो 1498 में। इंग्लैंड के साथ कहेगा तो 1608 में, डेनिश के साथ 1616 में और फ्रांसीसी के साथ 1664 में। 37 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये भारत के प्रथम वायसराय करा कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो था बंगाल से हुआ था। यहाँ ध्यान से देखिएगा। बंगाल के कहेगा प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। वहाँ गवर्नर कहेगा बंगाल के प्रथम रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल कौन हुए पहली बार? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में करा कि क्यों असफल रहे? तो क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यही कारण था। ऑप्शन हो जाएगा बी। वांडीवास के जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 में और ये हुआ था अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच।
वांडीवास के युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रेंच के बीच हुआ था 1760 में। बेदरा के जो युद्ध हुआ था 1 साल पहले यानी कि 1759 में हुआ था, इसमें अंग्रेज और डेनिश के बीच ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये बात बोले थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के मिलन हुआ था जो कि 1916 में हुआ और इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार यानी कि एसी मजूमदार। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो विभाजन हुआ था ये सूरत अधिवेशन में हुआ था जो कि 1907 में ये अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस। और इसका मिलन जो हुआ ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और 1906 में ही पहली बार स्वराज्य शब्द का दादा भाई नौरोजी के द्वारा उपयोग किया गया था यानी कि मांग की गई थी। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और इसका अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका की प्रकाशित की गई थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन जो कि प्रकाशित हुआ था 1903 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और वहां से वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। हरिजन पत्रिका के संपादक भी महात्मा गांधी थे और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो 1932 में। नवजीवन जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था और ये 1921 में इसका शुरुआत हुआ था। 41 नंबर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे कौन थे? तो HC मुखर्जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी कहेगा तो ये HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के जो संचालन समिति थी इसका भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान कांग्रेस के कहेगा कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे आज़ादी के समय। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं नागरिकता का उल्लेख किस भाग में मिलता है? नागरिकता का उल्लेख मिलता है भाग 2 में और ये भाग जो 2 है इसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। पंचायती राज के संबंध कहेगा किस भाग से है? तो पंचायती राज के संबंध हो जाएगा भाग 9 से। और इसमें टोटल कितनी भाषा है? तो 29। राजभाषा के संबंध कहेगा तो भाग 17 से है और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 शामिल है। सहकारी समिति के संबंध कहेगा तो 9 के ख से हो जाएगा यानी कि नगर पालिका से। पहली बार पंचायती जो राज लागू हुआ था ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार कहेगा तो अनुच्छेद 21 में है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार के संबंध में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो देखते हैं, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, ये सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जा सकता है, ये भी सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है जो कि गलत है। तो इसमें गलत छापना था, ये सी हो जाएगा। आंसर जो है इसमें सी हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत छाटना था।
मौलिक अधिकार का उल्लेख करेगा तो ये भाग 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। 4 के क में क्या है तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसमें किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, उसका उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है समाचार पत्र। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। वर्तमान में इसमें टोटल विषय की संख्या 52 है। राज्य सूची में टोटल विषय है 61, पहले था 66 और इससे 5 जो विषय निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले इसमें 47 था, वर्तमान में 52 है। पहले इसमें 66 था, वर्तमान में 61 है। संघ सूची में विषय कितनी है तो 100 है। 46 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। और राज्य में जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय, इसका गठन अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर देखेंगे। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कहेगा कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें भी 22 होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति गठन 1921 में किया गया था। प्राक्कलन समिति गठन कहेगा तो 1950 में किया गया था। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या 30 होती है और ये टोटल होते हैं लोकसभा से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये मिलता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके द्वारा जो मौलिक अधिकार है, जिसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है, मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार के इसे दर्जा दिया गया। पहले ये 19 के एफ में था, वर्तमान में कहेगा संपत्ति का अधिकार तो 300 के क में है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण समिति के तहत संविधान में जोड़ा गया था और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा मिला था और ये हुआ था 1991 में। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो अंतरिम सरकार है इसका गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्यकाल इसका था 2007 से 2012। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल कहेगा तो 2002 से 2007 था। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1969 से 1974 था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1956 से 1961 हो जाएगा। जो भारत में पंचवर्षीय योजना ली गई है ये प्रेरित है रूस से और इसका जो अंतिम अनुमोदन करता है ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। आगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर है, देख लेते हैं और इसमें अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी उसे उस संधियाँ और उसके वर्ष कब हुआ था वो दिया गया है। सूरत की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? ये 1779 में हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। बसीन की संधि कब हुआ? 1802 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। आगे बढ़ेंगे, अगला देख लेते हैं।
राजापुर घाट की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804-5 में। नागपुर की संधि कब हुआ? 1816 में। ग्वालियर की संधि और पूना की संधि ये दोनों हुआ था 1817 में। ग्वालियर की संधि और पूना की संधि 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि कब हुआ? तो ये हुआ था 1818 में। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।